हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी BEGC 112 सब्जेक्ट कोड, जिसका हमारा टाइटल है ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी। तो आज मैं आपके साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी, जो लास्ट 2 ईयर्स PYQ से है। जो इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं ना लास्ट 2 ईयर में, हमने वो इसमें डिस्कस करे हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम ना आप जून दिसंबर 2026 में दे रहे हो, तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हो ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इग्नू से रिलेटेड कोई डाउट होता है आपको, तो इंस्टा ID पर टेक्स्ट करके आप सर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दिसंबर एग्ज़ाम 2023। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेजेस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, द वॉर हैड टॉट हिम, वॉर ने उससे सिखाया, इट वॉज सबलाइम। किसे सिखाया वॉर ने? सोल्जर को, कि इट वॉज सबलाइम। तो पहले ना हम लोग यहाँ पे सबलाइम का मतलब समझते हैं। नॉर्मली तो सबलाइम का मतलब क्या होता है? ग्रेट ही होता है ना, पर यहाँ इसे इरोनिकली यूज़ करा है, क्योंकि वॉर में कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ दुख और तबाही मिलती है ना। कुछ अच्छी चीज़ तो नहीं होती ना वॉर में, किसी की डेथ होती है, किसी का कुछ होता है, तो सिर्फ दुख ही होता है ना, कोई खुश तो नहीं होता वॉर से। ही हैड गॉन थ्रू द होल शो, उसके सामने मतलब कि सोल्जर के सामने वो सब कुछ हुआ। फ्रेंडशिप, यूरोपियन वॉर, उसके सामने इतनी डेथ हुई। हैड वॉन प्रमोशन भी हुई थी उसकी, और वो अंडर 30 ही थी उसकी एज। और उसने सोचा था कि वो बचेगा, पर वो बचा है, और वो बिल्कुल वहीं पर था, पर उसे लास्ट गोली मिस कर गई, तो वो बच गया। ओके, तो ये पैसेज हमें बताता है कि वॉर एक सोल्जर की सोच को कितना ज़्यादा बदल देती है। दिस पैसेज हाईलाइट्स द डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन अ सोल्जर। तो ये तो मैंने आपको भी बताया ना, कि ये इस पैसेज में ये बताया है कि एक वॉर किसी सोल्जर की सोच को कितना ज़्यादा बदलती है। इट शोज़ हाउ द वॉर हैज़ टॉट हिम हार्श रियलिटीज़ अबाउट लाइफ, डेथ एंड सर्वाइवल। कि ज़िंदगी के बारे में वॉर कितनी ज़्यादा असलियत दिखा देती है। द यूज़ ऑफ द वर्ड सबलाइम इज़ इरोनिक, ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि सबलाइम का मतलब क्या होता है। बिकॉज वॉर इज़ एक्चुअली फुल ऑफ सफरिंग, बताया था ना मैंने आपको कि वॉर में सिर्फ सफ़र ही करते हैं लोग, कोई खुश नहीं होता। येट ही नाउ सीज इट एज समथिंग ऑलमोस्ट ग्रैंड ड्यू टू हिज चेंज माइंडसेट, उसका माइंडसेट सोल्जर का पूरा चेंज कर देती है वॉर। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, ये भी ऊपर पैसेज में था ना कि इसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करा। फ्रेंडशिप, द हॉरर ऑफ यूरोपियन वॉर, उसका डर है ना यूरोपियन वॉर का डर, एंड द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डेथ, कि उसके सामने कितनी डेथ हुई, उसके प्रेजेंस के सामने इतने ज़्यादा हुआ कि उसकी सोच ही पूरी बदल गई। डिस्पाइट ऑल दिस ही हैज़ सर्वाइव्ड, बचा था ना वो, क्योंकि लास्ट शेल ने उसे मिस कर दिया था। अर्नड अ प्रमोशन एंड इज स्टिल यंग विच मेक हिम फील कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सर्वाइवल। ओके, तो इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप। तो यहाँ पर 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप का पहले मतलब समझिए। इसका मतलब है 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप का मतलब है लगभग 2000 साल, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर अभी तक का समय। वर वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। तो यहाँ पर रॉकिंग क्रेडल का क्या मतलब है? रॉकिंग क्रेडल मीन्स एक नए जन्म या फिर न्यू बिगनिंग का सिंबल। नॉर्मली क्रेडल देखकर हमें खुशी और उम्मीद का एहसास होता है, पर इस पोयम में नया जन्म खुशी नहीं ला रही, बल्कि एक नाइटमेयर ला रही है। एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। ओके, तो इसमें बताया है कि पोइट को लगता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो बदलाव दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ये सिर्फ डर और शांति ही लेकर आएगा। ओके, तो अब इसका हम वो देखते हैं रेफरेंस। ओके, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम WB यीस्ट पोयम, मतलब कि ये पैसेज ना WB यीस्ट पोयम द सेकंड कमिंग से ली गई है। और एंड रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि पोइट को डर है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। द फ्रेज 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर भी वही बताया है। रेफर्स टू द लॉन्ग पीरियड सिंस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, सजेस्टिंग अ टाइम स्टेबिलिटी दिस इज नाउ बीइंग डिस्टर्ब। ठीक है, द रॉकिंग क्रेडल सिंबलाइज अ न्यू बिगनिंग, ये भी मैंने अभी आपको बताया ना, बिगनिंग, बट इंस्टेड ऑफ होप इट ब्रिंग्स अ नाइटमेयर, कि डर वगैरह ही लेकर आता है वो। इंडिकेटिंग दैट द न्यू एरा विल बी चाउटिक एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, वी रिटर्न टू अवर पैलेसेस।
these kingdoms, but no longer at ease here. In the old dispensation, with an alien people clutching their gods, I should be glad another death. कि वो लोग वापस तो आए अपने किंगडम्स में, बट उन्हें वैसा सेफ्टी वगैरह फील नहीं हुई वहाँ पर, ठीक है। तो दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम जर्नी ऑफ द मैगी बाय T.S. एलियट। ये पैसेज जर्नी ऑफ द मैगी से लिया गया है, जो कि T.S. एलियट द्वारा लिखी गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्पीकर आफ्टर विटनेसिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो इस पोएम में ना, जो पोएम का स्पीकर है ना, वो बताता है कि मैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ का विटनेस हूँ। विटनेस यानी कि उसने उसके सामने वो सब कुछ हुआ है कि जो उसका जिसकी वो गवाही दे सकता है। द मैगी रिटर्न टू देयर किंगडम्स। मैगी किंगडम में वापस आता है, बट दे फील अनकंफर्टेबल। मैंने अभी आपको बताया ना, उन्हें वो सब कुछ फील नहीं हुआ जैसे उन्हें पहले फील होता था। वो अनकंफर्टेबली फील कर रहे थे एंड स्पिरिचुअली डिस्टर्ब्ड। वो डिस्टर्ब्ड भी हो गया था। द फ्रेज नो लॉन्गर एट ईज shows that their old beliefs and way of life no longer satisfy them. No longer at ease ने उन्हें बताया कि मतलब कि उनकी ज़िंदगी जैसे पहले थी ना, वो वैसी है ही नहीं, वो उस ज़िंदगी से अब सेटिस्फाई थे ही नहीं। तो इसके बाद 4th पार्ट है, जिसमें लिखा है अवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन दैट ही हैड द प्रॉपर ओपिनियंस आर कंटेंट फॉर द टाइम ऑफ ईयर व्हेन देयर वाज पीस ही वाज फॉर पीस व्हेन देयर वाज वॉर ही वेंट। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं अवर रिसर्चर इनटू पब्लिक ओपिनियन। अवर रिसर्चर इनटू पब्लिक ओपिनियन मीन्स कि जो कोई डिसीजन या फिर कोई सिचुएशन जो बदली गई हो, ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे। ओके, तो दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द अननोन सिटीजन बाय W.H. ऑडेन। ये पैसेज अननोन सिटीजन से लिया गया है बाय W.H. ऑडेन एंड हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ ब्लाइंड कन्फॉर्मिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। द रिसर्चर इनटू पब्लिक ओपिनियन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट और सोशल इंस्टीट्यूशन दैट जज इंडिविजुअली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई सिचुएशन या फिर डिसीजन जो बदला गया हो, ये सोचकर कि दुनिया क्या सोचेगी। द मैन इज कंसिडर्ड आइडियल बिकॉज ही ऑलवेज होल्ड proper opinions, meaning he agrees with whatever is expected at the time. Proper opinions means the man is considered ideal because he always holds. वो हमेशा वो चीज़ मान लेता है जो उसके सामने बोली गई हो, एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को, ठीक है, एकदम से। फिर इसका आता है 5th पार्ट, द नेम ऑफ दोज हु इन देयर लाइव्स फॉट फॉर लाइफ, who wore at their hearts the fire centers. Born of the sun, they travelled a short while towards the sun and left the vivid air signed with honor. तो हमारे इस पैसेज में उनके बारे में बताया है, द नेम ऑफ दोज, उन लोगों के बारे में बताया है जो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। बॉर्न ऑफ द सन, दे ट्रेवल्ड अ शॉर्ट वाइल टूवर्ड द सन, ठीक है, कि वो लोग सन में मेहनत करते हैं। और इस पैसेज का रेफरेंस है, दिस पैसेज इज फ्रॉम एन एपिटफ बाय स्टेफन स्पेंडर एंड पेज ट्रिब्यूट टू ब्रेव इंडिविजुअल्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर अ नोबल कॉज। दिस पैसेज इज फ्रॉम एन एपिटाफ का है बाय स्टेफन स्पेंडर, ठीक है, स्टेफन स्पेंडर द्वारा लिया गया है। एंड पेज ट्रिब्यूट टू ब्रेव इंडिविजुअल्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अ नोबल केस। उनको ट्रिब्यूट किया गया है जो नोबल केस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। द लाइन फॉट फॉर लाइफ suggests that these people struggled not just survival but for truth, कि ये लोग सिर्फ जीने के लिए ही सर्वाइव नहीं करते, सिर्फ सच्चाई के लिए भी सर्वाइव करते हैं, जस्टिस के लिए एंड ह्यूमन वैल्यूज़। द फ्रेज वॉर एट देयर हर्ट्स द फायर सेंटर सिम्बोलाइज देयर पैशन, करेज एंड इनर स्ट्रेंथ। ये जो फ्रेज है ना, वॉर एट देयर हर्ट्स द फायर सेंटर्स, ये सिंबलाइज करता है उनके पैशन को, करेज और इनर स्ट्रेंथ को, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन्होंने हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है, टॉपिक्स दिए, उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म। तो पहले मॉडर्निज्म क्या है ये समझते हैं। मॉडर्निज्म मीन्स नई सोच या फिर कोई नया आइडिया अपनाना, यानी किसी पुराने ट्रेडिशन को छोड़ के नए तरीके से सोचना, ओके, या फिर उससे जीना। Modernism is a significant literary movement of the early 20th century that reflects a break
फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड वैल्यू, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि मीन्स एक नई सोच या फिर आइडिया अपनाना, यानी पुरानी ट्रेडिशन को छोड़कर नए तरीके से सोचना और जीना। इट डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द डेल्यूजनमेंट। तो डेल्यूजनमेंट का, डिसइल्यूजनमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? मीन्स किसी की उम्मीद टूटना, भरोसा टूटना या फिर ट्रस्ट टूटना, या फिर किसी की कुछ हकीकत वगैरह सामने आ जाए, ठीक है, उससे बोलते हैं डिसइल्यूजनमेंट। कॉज्ड बाय इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर वन। One key feature is experimentation in forms and technique such as stream of consciousness and fragmenting structure, which represent the complexity of human thoughts. Modernist writers focus on themes like alienation, loneliness and the loss of faith. जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे ना, उनका फोकस एक ही चीज़ पर रहता था, जैसे कि थीम्स पर रहता था, जैसे एलिनेशन, लोनलीनेस यानी अकेलापन, एंड द लॉस ऑफ फेथ in religion and society. They emphasizes subjective experience rather than objective reality, showing how individuals perceive the world differently. Symbolism and imagery are widely used to convey deeper meanings. Writers like T.S. Eliot and Virginia Woolf are major figures. जैसे कि ये राइटर्स थे ना, टी एस एलियट और वर्जीनिया वुल्फ, ये मेजर फिगर थे, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़े हुए लोग थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे ये लोग। ओवरऑल मॉडर्निज्म कैप्चर्स द अनसर्टेनिटी एंड चेंजिंग नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि मॉडर्निज्म, मैंने आपको बताया ना अभी, कि कोई नई सोच या फिर ट्रेडिशन को, मतलब कि आइडियाज़ को अपनाना, किसी पुराने तरीके को भूल के नई तरीके से सोचना और जीना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है वर्स ड्रामा इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे वर्स ड्रामा क्या है? वर्स ड्रामा मीन्स ऐसा ड्रामा या ऐसी कोई पोइट्री, ऐसा ड्रामा जो कि पोइट्री लाइन्स में लिखा है, ना कि नॉर्मल फ्रेज में, है ना, कि जो पोइट्री के हिसाब से लिखा है, नॉर्मल फ्रेज में नहीं लिखा वो, है ना। वर्स ड्रामा रेफर्स टू प्लेस रिटन इन पोइटिक फॉर्म रेदर देन प्रोस। ये देखो मैंने अभी आपको बताया ना, इन द अर्ली 20th सेंचुरी देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ वर्स ड्रामा एज राइटर ट्राई टू रिकनेक्ट मॉडर्न थिएटर विद क्लासिकल ट्रेडिशन. This movement aimed to combine the beauty of poetry with the intensity of drama. ये जो मूवमेंट है, ये इनका एम होता था कि किसी पोइट्री को ड्रामे के हिसाब से दिखाना. प्ले राइट्स यूज्ड रिदमिक लैंग्वेज. जो प्ले राइट्स थे ना, वो रिदमिक लैंग्वेज यूज़ करते थे. सिम्बलिज्म एंड एलिवेटेड थीम्स, है ना, सच एज रिलीजन, मॉरलिटी एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स वॉज T.S. Eliot, whose plays like Murder in the Cathedral brought new life to verse drama. वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स वॉज, जो मैंने आपको बताया ना, लीडिंग फिगर मतलब बहुत फेमस थे वो, T.S. Eliot, whose plays like Murder in the Cathedral brought new life to verse drama. वर्स ड्रामा में ना न्यू लाइफ लाया, मर्डर इन द कैथेड्रल ब्रॉट, ठीक है, जो कैथेड्रल में मर्डर हुआ वो उसमें न्यू एक वो लाया, वर्स ड्रामा. अदर राइटर्स ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद पोइटिक डायलॉग टू एक्सप्रेस डीपर इमोशंस एंड आइडियाज़. अदर राइटर्स ने भी उसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी करा था कि पोइटिक डायलॉग टू एक्सप्रेस डीपर इमोशन, की पोइटिक ड्रामा उन्होंने करा, डायलॉग्स लिखे जिससे इमोशंस और आइडियाज़ एक्सप्रेस हो. ओवरऑल वर्स ड्रामा इन दिस पीरियड रिफ्लेक्ट अ सर्च फॉर आर्टिस्टिक इनोवेशन एंड स्पिरिचुअल मीनिंग इन मॉडर्न थिएटर. तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रूड ऑन द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटेन. द आइडियाज ऑफ सिगमंड फ्रूड. तो सिगमंड फ्रूड कौन थे, पता है आप लोगों को? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ. सिगमंड फ्रूड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता था, ठीक है. ये एक ऑस्ट्रिया न्यूरोलॉजिस्ट थे. हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटेन. His theory of unconscious mind, इनकी theory unconscious mind, representation and dreams changed how people understood human behavior. इनकी इन theories ने बदल दिया था कि human behavior कैसे समझ आता है. Freud emphasized hidden desires, especially sexual psychological conflicts, which influenced literature, psychology and art. Writers began to explore inner thoughts and emotions rather than external events. राइटर्स ने स्टार्ट कर दिया था इनर थॉट्स एंड इमोशंस को समझना एक्सटर्नल इवेंट्स के बजाय, ठीक है. टेक्निक्स लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर इंस्पायर्ड बाय फ्रूडियन आइडियाज. ऑथर्स सच एज वर्जीनिया वुल्फ एंड D.H. Lawrence reflected these influences at their works. Overall, Freud's theory encouraged a deeper exploration of the human mind and reshaped modern thinking.
तो ओवरऑल ना फ्रूड्स की थ्योरीज ने एनकरेज करा डीप एक्सप्लोरेशन को और द ह्यूमन माइंड को उसने रीशेप करा, ठीक है, सोचने के मामले में। फिर है हमारा फिफ्थ पार्ट, द थीम ऑफ द पोएम आई थिंक कंटिन्यूली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट। तो है दिस पोएम बाय स्टेफन स्पेंडर सेलिब्रेट्स द आइडिया ऑफ ट्रू ग्रेटनेस। स्टेफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई पोएम क्या सेलिब्रेट करती है? आइडिया ऑफ ट्रू ग्रेटनेस, राइट। द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू नोबल आइडियाज सच एज ट्रुथ। द पोइट रिफ्लेक्ट्स, पोइट ने इसमें वो रिफ्लेक्ट करा है जिन्होंने अपनी लाइफ्स को डेडिकेट किया है नोबल आइडियाज़ के लिए, जैसे कि ट्रुथ, ब्यूटी एंड जस्टिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रूली ग्रेट पीपल आर नॉट रिमेंबर्ड फॉर पावर और वेल्थ बट फॉर देयर करेज, सेक्रीफाइस एंड कमिटमेंट। तो इसमें है कि उनके अकॉर्डिंग ना, किसके अकॉर्डिंग? स्टेफन स्पेंडर के अकॉर्डिंग ट्रूली ग्रेट पीपल आर नॉट रिमेंबर्ड, कि जो पीपल होते हैं ना वो उनके चीज़ों के लिए रिमेंबर नहीं किए जाते उनकी पावर और वेल्थ के लिए, ठीक है, पर उनके करेज, सेक्रीफाइस और कमिटमेंट के लिए वो याद किए जाते हैं, टू हायर वैल्यूज़। दे लिव विद पैशन एंड पर्पस इवन इफ देयर लाइफ्स आर शॉर्ट। अगर उनकी लाइफ शॉर्ट भी होती है ना तब भी वो पैशन एंड पर्पस से जीते हैं, ठीक है। The poem suggests that such individuals leave a lasting impact on the world through their action. ये poem suggest करती है कि that such individuals leave a lasting impact, कि कुछ लोग lasting impact भी छोड़ जाते हैं on the world through their actions, उनके actions के according, ठीक है। जैसे हम लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है ना किसी लोगों के ऊपर। Their greatness lies in their moral strength and their willingness to strive for something meaningful. Overall, the poem highlights that true greatness is spiritual and ethical rather than materialistic. कि इस पोएम में हाईलाइट्स यही किया गया है कि ट्रू ग्रेटनेस मतलब कि हमें अपनी सच्चाई ही दिखानी चाहिए लोगों को, ना कि अपने मटेरियलिस्टिक मतलब कि बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, अंदर से करना चाहिए, ठीक है। फिर इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा W.B. Yeats and the Irish literary movement. W.B. Yeats was a central figure in the Irish literary movement, also known as the Irish Literary Revival. W.B. Yeats सेंट्रल फिगर थे किसके? इरिश लिटरेरी मूवमेंट के, जो कि इरिश लिटरेरी रिवाइवल से भी जाने जाते थे। दिस मूवमेंट एम्ड टू प्रमोट इरिश कल्चर। इस मूवमेंट का एम क्या था? इरिश कल्चर को प्रमोट करना, ओके राइट। फोकलोर को भी इनका एम था कि वे प्रमोट करें, एंड नेशनल आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल के टाइम पर। येट्स यूज्ड इरिश मिथ्स, ये यूज करते थे इरिश मिथ, लीजेंड्स एंड रूरल लाइफ एज थीम्स इन हिज पोइट्री में, एंड प्लेस हेल्पिंग टू क्रिएट डिस्टिंक्ट इरिश वॉइस इन इंग्लिश लिटरेचर। ही ऑल्सो को फाउंडेड द एबे थिएटर विच बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर इरिश ड्रामा। उन्होंने एबे थिएटर को भी ढूंढा था, विच बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर इरिश ड्रामा जिसमें होता था, ठीक है। अलॉन्ग विद राइटर्स लाइक लेडी ग्रेगरी, येट्स वर्क टू रिवाइव आयरलैंड्स कल्चरल हेरिटेज। ओवरऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथन नेशनल प्राइड एंड शेप्ड मॉडर्न इरिश लिटरेचर। ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन रहा स्ट्रेंथन नेशनल प्राइड में और शेप्ड मॉडर्न इरिश लिटरेचर को उन्होंने कैसे शेप दी, ओके। फिर यहाँ पर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन सन्स एंड लवर्स। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब समझते हैं पहले। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मीन्स राइटर की पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि उसकी जो लाइफ में हुआ है, मेमोरीज या फिर कोई रियल इंसिडेंट जिस पर वो बेस्ड होता है, ठीक है। सन्स एंड लवर्स मतलब ये जो है ना क्वेश्चन, ये राइटर की ही रियल लाइफ पे बेस है, ठीक है। सन्स एंड लवर्स बाय D.S. लॉरेंस इज़ हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। मैंने बताया ना अभी आपको, ये जो सन्स एंड लवर्स है D.S. लॉरेंस द्वारा, ये उनकी ही मतलब लाइफ में क्रिएट हुआ है या फिर उनके कुछ सामने हुआ है जिसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग द ऑथर्स ओन लाइफ एक्सपीरियंस, देखो उनकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है ये। द करेक्टर ऑफ पॉल मॉरेल रिप्रेजेंट्स लॉरेंस हिमसेल्फ। ये जो पॉल मॉरेल का करेक्टर है ना, वो लॉरेंस को खुद लॉरेंस ने अपने बारे में लिखा है। वाइल पॉल्स मदर मिसेस मॉरेल, ठीक है, इज बेस्ड ऑन हिज ओन मदर। पॉल्स मदर है ना, जो ये जो पॉल है लॉरेंस बने हैं, और इनकी मामा का नाम है मिसेस मॉरेल, बेस्ड ऑन हिज ओन मदर, उनकी मदर का करेक्टर है वो। विद होम ही शेयर्ड अ डीप इमोशनल बॉन्ड, जिनके साथ उन्होंने इमोशनल बॉन्ड, बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड उन्होंने शेयर करा है। लाइक पॉल, लॉरेंस ग्रू अप इन अ वर्किंग क्लास माइनिंग फैमिली। लाइक पॉल मतलब कि पॉल है जो लॉरेंस ही है, ग्रू अप इन अ वर्किंग क्लास माइनिंग फैमिली।
माइनिंग फैमिली, वर्किंग क्लास माइनिंग फैमिली में उनका जन्म हुआ, वहीं पर बड़े हुए वो। वेयर हिज फादर वॉज अ माइनर एंड हिज मदर वॉज एजुकेटेड एंड एम्बिशियस, जहाँ उनके फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी मदर एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ही एम्बिशियस थी। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। Explain how Virginia Woolf depicts the character of Septimus Warren Smith in Mrs. Dalloway. तो in Mrs. Dalloway, Virginia Woolf presents Septimus Warren Smith as a tragic symbol of psychological damage caused by war. Septimus is a World War I veteran who suffers for trauma. Septimus थी वो World War I वेटरन थी उसकी, जिसने उस ट्रॉमे से वो गुजरी है। ऑफन आइडेंटिफाइड एज शेलकॉक। ठीक है, तो यहाँ पर शेलकॉक का क्या मतलब है, पहले ये समझो। शेलकॉक मीन्स वॉर के दौरान जो सोल्जर को होने वाला मेंटल ट्रॉमा होता है ना, उसको बोलते हैं शेलकॉक। जैसे सेप्टिमस है, उसे वर्ल्ड वॉर I से जो उसे मेंटल ट्रॉमा मिला है ना, उसको शेलकॉक मीन्स। ही एक्सपीरियंसेस हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशन मीन्स नहीं पता ना, मैं बता देती हूँ। हेल्यूसिनेशन मीन्स होता है कुछ ऐसी चीज़ सुनना या फिर महसूस करना जो असल में होती ही नहीं है। ठीक है, ही एक्सपीरियंस हेल्यूसिनेशन हियर वॉइसेस, जो उन्हें मतलब जो असलियत में आवाज़ थी नहीं, उन्हें वो सुनती थी। एंड फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से तो वो परे ही थे, रियलिटी से तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था उन्हें। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड इवान, जब भी उनके फ्रेंड इवान की डेथ हो चुकी थी ना, तब से वो उस मेंटल ट्रॉमा में थे जिससे उन्हें वॉइसेस सुनती थी और वो डिस्कनेक्ट फील करती थी रियलिटी से। ठीक है, वुल्फ यूजेस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू रिवील हिज डिस्टर्ब इनर वर्ल्ड, शोइंग हिज फियर, कन्फ्यूजन एंड इंटेंस सेंसिटिविटी। वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करा, उस टेक्निक का यूज़ करा उन्होंने ये रिवील करने के लिए कि वो अंदर से डिस्टर्ब है। शोइंग हिज फियर, उनका फियर शो करने के लिए। कन्फ्यूजन एंड इंटेंसिटी सेंसिटिविटी। तो इसके बाद हमारा आता है देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर W.H. ऑर्डन्स पोएम द अननोन सिटीजन एज अ सैटिरिकल एलिजी। W.H. ऑर्डन्स की पोएम हमने अननोन सिटीजन ऐसे दिखानी है सैटिरिकल एलिजी में कंसीडर करनी है हमें। ओके, तो द अननोन सिटीजन बाय W.H. ऑर्डन कैन बी सीन एज अ सैटिरिकल एलिजी बिकॉज इट अपीयर्स टू ऑनर अ डेड मैन वेल एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न सोसाइटी। द अननोन सिटीजन जो पोएम में W.H. ऑर्डन द्वारा, इसमें यह दिखाया है कैसे ऑनर करते हैं डेड मैन को शोक गीत गाकर। सैटिरिकल एलिजी का क्या मतलब है, ये मतलब है इसका कि जैसे जिसमें दुख व्यक्त किया हो, जिसमें दुख भरे गीत गाते हैं, ठीक है, किसी डेड मैन को ऑनर के लिए। विच एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न सोसाइटी। ट्रेडिशनली एन एलिजी मॉनर्स एंड प्रेस द इंडिविजुअल, बट हेयर द सिटीजन इज रिमेंबर्ड ओनली थ्रू ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स। गवर्नमेंट एजेंसीज डिस्क्राइब हिम एज नॉर्मल। गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस चीज़ को एकदम नॉर्मल डिस्क्राइब करा हुआ था और सोशली भी ये एक्सेप्टेबल था। येट नथिंग पर्सनल और इमोशनल इज रिवील्ड अबाउट हिज लाइफ। कुछ भी इसमें पर्सनल या इमोशनल उसकी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, जो है T.S. एलियट्स पोएम जर्नी ऑफ द मैगी इज अ पोएम विद अ क्रिश्चियन थीम। डिस्कस। इसमें हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो T.S. एलियट द्वारा पोएम दी गई है जर्नी ऑफ द मैगी, ये क्रिश्चियन थीम पर ही बेस है। हमें ये बताना है कि कैसे है। ओके, फिर ये है जर्नी ऑफ द मैगी बाय T.S. एलियट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन थीम। ये जो जर्नी ऑफ द मैगी है बाय T.S. एलियट, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि ये क्रिश्चियन थीम स्टोरी है फुल। इट्स डिपिक्शन ऑफ द जर्नी मेड बाय द वाइज मैन टू विटनेस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसमें बताया है कि ये विटनेस थे, वाइज मैन थे, जो कि महान पुरुष थे, वो थे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के विटनेस। ओके, द पोएम प्रेजेंट्स दिस जर्नी नॉट एज जॉयफुल पिलग्रिमेज बट एज डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। तो ये पोएम बताती है कि जो जर्नी है ना, वो जॉयफुल नहीं है, मज़ेदार नहीं है, बट एज अ डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा टफ है और पेनफुल एक्सपीरियंस है। सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल स्ट्रगल, द हार्श वेदर, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट सजेस्ट द हार्डशिप इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फिर है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। पर बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग ना हमसे नोट्स भी परचेज़ कर ही लो, क्योंकि आप लोगों को ना फिर अगर आप लोग हमसे नोट्स परचेज़ कर लोगे, फिर आप लोगों का जब मन करेगा आप लोग उससे पढ़ भी सकते हो, है ना। तो हम लोग आपको नोट्स भी परचेज़ करके देंगे, वो भी बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में, बिल्कुल ही ज़्यादा जेन्युइन प्राइस रखे हैं हमने। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए है ना, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है। ओके, तो फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है,
explain the symbolism of Yeats's poem The Second Coming with reference to his cyclical theory of history। तो यहाँ पर सिंबलिज्म का क्या मतलब है? सिंबलिज्म मीन्स किसी चीज़ के थ्रू किसी गहरे या छिपे हुए मीनिंग को दिखाना है ना, कोई डीप मीनिंग दिखाना है ना। फिर है द सेकेंड कमिंग बाय W.B. Yeats इज़ अ पावरफुल मॉडर्निस्टिक पोएम। द सेकेंड कमिंग जो पोएम है ना W.B. Yeats द्वारा, वो पावरफुल मॉडर्निस्ट पोएम है, filled with symbolic imagery that reflects the poet's cyclical theory of history. According to Yeats, history moves in recurring cycles or gears where each cycle lasts about 2000 years before collapsing and giving rise to a new one. तो यहाँ पर रिकरिंग साइकिल का क्या मतलब है? रिकरिंग साइकिल का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है ना। द पोएम कैप्चर्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वन सच साइकिल टू अनदर। इस पोएम में ये कैप्चर किया गया है कि कैसे हम लोग एक जगह से, मतलब जैसे हम लोग एक सच साइकिल से हम लोग ट्रांजिशन करके एक दूसरी साइकिल पर जाते हैं ना, मतलब कि साइकिल मीन्स जो बार बार रिपीट होता है ना, रिकरिंग साइकिल। देन हमारा आता है इसके बाद 8th क्वेश्चन जो है डिस्कस हाउ वर्जीनिया वुल्फ एम्प्लॉयज द स्टीम ऑफ अनकॉन्शियस टेक्निक इन द नोवेल मिसेस डेलोवे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वर्जीनिया वुल्फ ने ना कैसे एक मतलब उपन्यास को मतलब मिसेस डेलोवे में स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का किस प्रकार उपयोग किया, ठीक है। तो इसका मतलब है इन मिसेस डेलोवे Virginia Woolf masterfully employs the stream of conscious technique to portray the inner lives of her characters. Instead of following a linear plot, the novel moves through the shifting thoughts, memories, and emotions of characters like Clarissa Dalloway and Septimus Warner Smith. This technique allows reader to experience their minds directly, revealing their deepest feelings and psychological complexities. तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ का क्या मतलब है? मीन्स इमोशंस एंड मेंटल स्ट्रगल जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को चेंज करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद दिसंबर एग्ज़ाम 2024। अब ये 2024 का दिसंबर एग्ज़ाम है, ठीक है। और पर बच्चों ये मैं ना ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेजेस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो फॉर नाउ दैट इट वॉज ऑल ओवर ट्रू साइंड एंड द डेड ब्यूरिड। तो डेड ब्यूरिड का क्या मतलब है? डेड ब्यूरिड मीन्स कोई मरा हुआ या फिर किसी को दफनाया हुआ। ही हैड स्पेशली इन द इवनिंग दी सडन थंडर क्लैप्स ऑफ फियर ही कुड नॉट फील एज ही ओपन द डोर मेकिंग द रूम वेयर द इटालियन गर्ल्स सेट मेकिंग हैट्स। ही कुड सी दैम, कुड हियर दैम, बट समथिंग फेल्ड हिम, ही कुड नॉट फील। वो जैसे ही वो डोर ओपन करता है, वो इटालियन गर्ल्स को बैठा हुआ देखता है, उन्हें देखता भी है, वो उन्हें सुन भी पाता है, बट वो किसी चीज़ में फेल हो जाता है जिसे वो फील ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर दिस पैसेज इज़ टेकन फ्रॉम मिसिस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये पैसेज मिसिस डेलोवे में से लिया गया है, वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखा गया है जो। एंड रेफर्स टू द करेक्टर ऑफ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। रेफर किया गया है करेक्टर सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ द्वारा। इट डिस्क्राइब्स हिज मेंटल कंडीशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इस पैसेज में हमें ये बताया है कि मतलब कि कैसे उनकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ऑल्दो द वॉर इज़ ओवर एंड पीस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, सेप्टिमस कंटिन्यूज टू सफ़र फ्रॉम डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। कि सेप्टिमस ने मतलब कंटिन्यू ही रहा सेप्टिमस का कि वो सफ़र फ्रॉम डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कि वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके मन में ही बैठ गया था, वो मतलब हट ही नहीं रहा था उससे। द फ्रेज थंडर क्लैप्स ऑफ फियर सजेस्ट सडन एंड इंटेंस पैनिक अटैक्स। ये जो थंडर क्लैप्स ऑफ फियर है ना, ये सजेस्ट करता है सडन एंड इंटेंस पैनिक अटैक्स को, ठीक है, जो एकदम से पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद है हमारा ये सेकंड पार्ट। फिर हमारा सेकंड पार्ट है वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी। क्या वो फ्री है, क्या वो खुश है? द क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड। तो यहाँ पर एब्सर्ड का क्या मतलब है? मीन्स जिसका कोई मतलब नहीं होता, ओके, बेकार। एब्सर्ड मीन्स बेकार, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हियर्ड। क्या कुछ गलत है, हमने एकदम से सुना। दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द अननोन सिटीजन बाय W.H. ऑर्डन। ये पैसेज द अननोन सिटीजन से लिया गया है जो W.H. ऑर्डन द्वारा लिखा गया है। एंड हाईलाइट्स द सैटिरिकल टोन ऑफ द पोएम। हाईलाइट्स किया गया है सैटिरिकल टोन ऑफ द पोएम को, ओके।
The speaker, representing government authorities, dismisses important questions about the citizens' freedom and happiness as absurd. जो स्पीकर है ना, उसने रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिसमिसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिटीजन्स फ्रीडम के बारे में. ओके, हैप्पीनेस एज एब्सर्ड. एब्सर्ड का तो मतलब मैंने बता दिया, मीन्स जिसका कोई मतलब ही नहीं होता. दिस शोज हाउ सोसाइटी मेजर्स अ पर्सनस लाइफ ओनली थ्रू स्टैटिस्टिक्स, एक्सटर्नल बिहेवियर, नॉट इनर फीलिंग्स. ओके, फिर है हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट है मॉडर्निज्म इन पोइट्री. तो यहाँ पर मॉडर्निज्म का क्या मतलब है? मॉडर्निज्म इन पोइट्री मीन्स ऐसी कविता जिसमें पोइट्स ने पुरानी परंपरा को छोड़कर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दिखाया है ना. तो मॉडर्निज्म इन पोइट्री emerged in the earlier 20th century as a reaction against traditional forms and conventions. It reflects the disillusionment at war, uncertainty that followed events like World War. तो मॉडर्निज्म मीन्स क्या? मॉडर्निज्म मीन्स मैंने पहले आपको बताया था, कोई मतलब कि नई सोच या कोई नया आइडिया अपनाना, मतलब कि किसी पुराने आइडिया को छोड़कर किसी नए तरीके से सोचना या फिर जानना. ओके, तो और फिर यहाँ पर है इट रिफ्लेक्ट्स द डेल्यूजनमेंट. डेल्यूजनमेंट का मतलब भी मैंने बताया, मीन्स किसी की उम्मीद टूटना, कोई हकीकत समझ आ जाना या फिर सामने आ जाना, कुछ भरोसा टूटना. ओके, मॉडर्निस्ट पोइट्स रिजेक्टेड रेगुलर राइम एंड मीटर. मॉडर्निस्ट पोइट्स थे वो जो रेगुलर राइम एंड मीटर्स को रिजेक्ट करते थे. एक्सपेरिमेंटिंग इंस्टेंट विथ ट्री वर्ड्स, फ्रेगमेंटिंग स्ट्रक्चर एंड न्यू टेक्निक्स सच एज सिम्बलिज्म एंड इमेजरी. दे फोकस्ड इनर थॉट्स, वो इनर थॉट्स पर फोकस करते थे, इमोशंस पर फोकस करते थे और कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सटर्नल इन रियलिटी. मैंने आपको बताया था ना कि मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस की मतलब कि जो ह्यूमन सच में है, मतलब ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, जो सच में है वो चीज़ दिखानी. थीम्स लाइक एलिएशन, लॉस ऑफ फेथ एंड द सर्च फॉर मीनिंग और कॉमन पोइट्स सच एज T.S. Eliot and Ezra Pound played a major role in shaping modernist in poetry. Overall, it represents a break from tradition and search for new forms of expression. Overall, ये रिप्रेजेंट किया गया है इसमें कैसे हम लोग पुराने ट्रेडिशन से ब्रेक लेकर एक नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी चीज़ को. ओके, फिर आता है हमारा इसका सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट है वर्ल्ड वॉर वन एंड ब्रिटिश लिटरेचर ऑफ अर्लियर 20th century. World War I had a profound impact on British literature, shaping its theme, tone and style. तो यहाँ पर profound का क्या मतलब है? Profound means गहरा अर्थ वाला, है ना, कोई deep meaning वाला. The poem Massive Destruction, Loss of Life and Disillusionment causes writers to question traditional values such as patriotism, heroism and faith. Patriotism means कुछ देशभक्ति करता है, जैसे हीरोइज्म बहादुरी एंड फेथ होता है विश्वास, किसी पर ट्रस्ट करना. War poets like Wilfred Owen and Siegfried Sassoon portrayed the harsh realities of war, exposing its brutality and suffering instead of glorifying it. Prose writers and novelists also reflected a sense of uncertainty, fragmentation and loss. ये जो प्रोज राइटर्स होते हैं ना, ये नोवेलिस्ट ऑल्सो, और जो प्रोज राइटर और नोवेलिस्ट होते हैं ना, वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी को, फ्रेगमेंटेशन को और एक लॉस को. दिस पीरियड एनकरेज्ड द राइज ऑफ मॉडर्निज्म. ये पीरियड होता है ना जो एनकरेज करता है राइज ऑफ मॉडर्निज्म को. विच राइटर्स एक्सपेरिमेंटिंग इन फॉर्म एंड फोकसिंग ऑन साइकोलॉजिकल डेप्थ, जो साइकोलॉजिकल मीनिंग से वो समझाते हैं उस चीज़ को. ओवरऑल द वर्ल्ड वॉर वन ट्रांसफॉर्म्ड ब्रिटिश लिटरेचर इनटू मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट. ये जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसने ब्रिटिश लिटरेचर को मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट में बदल दिया, रियलिज्म बदल दिया एंड डीप इमोशनल एक्सप्रेशन में बदल दिया. फिर है थर्ड पार्ट इसका, W.H. Auden एज अ वॉर पोइट. इसमें हमें W.H. Auden को वॉर पोइट के उससे एक्सप्रेस करना है. W.H. Auden इज ऑफन रिगार्डेड एज अ वॉर पोइट ऑफ द 20th century. जो W.H. Auden थे वो ऑफन रिगार्डेड एज अ, मतलब कि वो 20th century के वॉर पोइट माने जाते थे. थ्रू हिज अप्रोच डिफर्स फ्रॉम अर्लियर वॉर पोइट्स. इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग बैटलफील्ड एक्सपीरियंस डायरेक्टली, मतलब कि ऑर्डन फोकसेस ऑन, हाँ, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग बैटलफील्ड, मतलब कि बैटलफील्ड एक्सपीरियंस को डायरेक्ट दिखाने से अच्छा वो समझते थे कि ऑर्डन फोकसेस, उनका फोकस रहता था साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इफेक्ट्स को वॉर में शो करना. हिज पोएम्स रिफ्लेक्ट एंजाइटी, फियर एंड मॉरल कन्फ्यूजन. उनकी पोएम्स में एंजाइटी होती थी, फियर्स होता था एंड मॉरल कन्फ्यूजन भी होती थी इन अ ट्रबल वर्ल्ड. वर्क लाइक September 1, 1939 explored the causes and consequences of war, emphasizing a human responsibility and the breakdown of values. Auden uses irony and satire to criticize modern society and its blind obedience to authority. Overall,
ही प्रेजेंट्स वॉर नॉट जस्ट एज फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ओवरऑल उन्होंने ये प्रेजेंट नहीं करा था कि वॉर एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, बट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डीपर क्राइसिस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। उन्होंने ये दिखाया कि ये वॉर मतलब कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन है, बहुत ही गहरे तरीके से दिखाया उन्होंने ये, है ना। फिर इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, सन्स एंड लवर्स एज अ रीजनल नोवेल। तो यहाँ पर रीजनल नोवेल का क्या मतलब है? रीजनल नोवेल मीन्स ऐसा नोवेल जो किसी खास क्षेत्र के रीति रिवाज और लोगों को दिखाता है ना, कि मतलब कुछ मेन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ हो और किसी उसके ट्रेडिशंस को दिखा रहा है ना, उसके लोगों को दिखा रहा है कि उनका कैसा रहना सहना है, कैसे क्या है। ओके, तो फिर है सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। जो सन्स एंड लवर्स है D.H. लॉरेंस द्वारा कैन बी कंसिडर अ रीजनल नोवेल। उन्होंने रीजनल नोवेल दिखाया है, मतलब कि कुछ ऐसा नोवेल दिखाया है, कोई ऐसा खास क्षेत्र दिखाया है जहाँ पे रीति रिवाज और लोगों को दिखाता है जो कि बहुत फेमस है। ओके, बिकॉज इट विविडली पोर्ट्रेस द लाइफ कल्चर। उन्होंने लाइफ कल्चर पर फोकस करा एंड इन्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, है ना। द कोल माइनिंग रीजन ऑफ नथिंगमशायर इन इंग्लैंड। ये नथिंगमशायर जो इंग्लैंड में है उसकी माइनिंग रीजन दिखाया उन्होंने। द नोवेल प्रेजेंट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप। इस नोवेल ने प्रेजेंट करा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप को, वर्किंग क्लास लाइफ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ माइनर्स, है ना। उन लोगों ने वहाँ पर सोशल कंडीशन दिखाई माइनर्स की, वर्किंग क्लास दिखाई उनकी, कैसे उनका काम चलता है, कैसे क्या होता है। इट कैप्चर्स लोकल कस्टम्स, डायलेक्ट एंड डेली स्ट्रगल्स। उनके डेली स्ट्रगल्स दिखाए, लोकल कस्टम्स दिखाए, है ना, उनकी कस्टम ट्रेडिशंस, मेकिंग द सेटिंग रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक, ताकि वो रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक लगे, ताकि लोगों को उसको देखने में मज़ा भी आए। द मॉरल फैमिलीज लाइफ रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक हार्डशिप एंड क्लास टेंशंस ऑफ द रीजन। थ्रू दिस लोकलाइज्ड डिपिक्शन लॉरेंस गिव्स अ यूनिवर्सल मैसेज अबाउट फैमिली लव, ह्यूमन रिलेशनशिप, दस द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्लेस and regional identity makes the novel an important example of regional fiction. Okay, फिर है इसका फिफ्थ पार्ट है इसका, द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट्री ऑफ स्टेफन स्पेंडर। तो इसमें हमें मेजर इन्फ्लुएंस दिखाना है स्टेफन स्पेंडर की पोइट्री पर, है ना। तो फिर ये है इन्फ्लुएंस का मीन क्या है, पहले तो ये बताइए। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ का असर पड़ना, है ना। फिर स्टेफन स्पेंडर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी करंट्स ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। स्टेफन स्पेंडर अर्ली 20th सेंचुरी में इन्फ्लुएंस थे सोशल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी करंट्स के थ्रू। वन मेजर इन्फ्लुएंस वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। एक मेजर इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर, एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन यूरोप which led him to focus on themes of injustice, struggle, and the need for social change. He was also influenced by the Marxist ideas, वो influenced थे Marxist ideas से, which shaped his concern for the working class and equality, जिसने शेप दी उन्हें वर्किंग क्लास और सबको इक्वालिटी देने की। लिटरेरी फिगर्स लाइक W.H. जॉर्डन एंड W.B. Yeats influenced his style and themes. Additionally, modernist trends encouraged him to use symbolism and simple yet powerful language. Overall, his poetry reflects a blend of political awareness and humanist concern. Overall, उनकी पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है ब्लेंड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब कि पॉलिटिकल टाइप अवेयर करते हैं वो उनको, और ह्यूमनिस्टिक कंसर्न दिखाते हैं। ओके, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंबलिज्म इन ईट्स पोएम द सेकंड कमिंग। सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म पहले मैंने आपको बताया ऊपर में, एक लिटरली डिवाइस है जिसमें कोई कलर या फिर इवेंट अपने नॉर्मल मीनिंग को ऐसे दिखाता है कि जैसे किसी गहरे डीप मीनिंग के साथ, है ना, ऐसे रीसेट करता है। जैसे मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डार्कनेस, आप लोग भी इसको बता सकते हो, मतलब तो जैसे डार्कनेस होता है अंधेरा, मीन्स एविल, फियर या फिर सैडनेस। ओके, ठीक है। फिर है द सेकंड कमिंग बाय W.B. Yeats इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम that presents a vision of chaos transforming in the modern world. The opening image of the widening gate represents Yeats' idea that history moves in cycles and that the present age is collapsing as it reaches its limits. The falcon losing the contact with the falconer symbols the loss of control and breakdown of authority in society. ठीक है, फिर हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन साइको एनालिटिक रीडिंग्स ऑफ सन्स एंड लवर्स।
इसमें हमें शॉर्ट ऐसे लिखना है साइको एनालिटिक रीडिंग्स ऑफ सन्स एंड लवर्स पर। तो यहाँ पर साइको एनालिटिक रीडिंग से आए मतलब कि किसी स्टोरी को या फिर किसी करेक्टर के दिमाग के हिसाब से समझना और एक्सप्लेन करना, ठीक है। सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस कैन बी इफेक्टिवली interpreted through a psychoanalytic lens, especially influenced by the ideas of Sigmund Freud। Sigmund Freud कौन थे? Sigmund Freud एक ऑस्ट्रिया साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। द नोवेल एक्सप्लोर्स द अनकॉन्शियस माइंड, ये नोवेल एक्सप्लोर करती है अनकॉन्शियस माइंड को, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, है ना। फिर है इसका 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आई थिंक कंटिन्यूली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट। इसमें हमने एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इसके आई थिंक कंटिन्यूली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट, इस टाइटल के हमने सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो द टाइटल ऑफ आई थिंक कंटिन्यूली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट बाय स्टेफन स्पेंडर द्वारा लिखा गया ये टाइटल इज डीपली मीनिंगफुल एज इट हाईलाइट्स द पोएट एडमिरेशन फॉर इंडिविजुअल who achieve true greatness. The phrase I think continually suggests constant reflection, respect for such people, indicating their lasting impact on human consciousness. ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है 6th क्वेश्चन, डिस्कस द बिब्लिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बिब्लिकल बैकग्राउंड क्या है? बिब्लिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है कि किसी मतलब कि बाइबल से जुड़ा हुआ है ना, मतलब कि बाइबल के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस द बिब्लिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम जर्नी ऑफ द मैगी, जर्नी ऑफ द मैगी की बिब्लिकल बैकग्राउंड दिखाना है, ठीक है, डिस्कस करना है इसमें हमें वो। तो जर्नी ऑफ द मैगी बाय T.S. ऑलियट इज रूटेड इन द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द मैगी। तो ये इसमें हमें एकदम से दर्शाया गया है कि मतलब कि बिब्लिकल स्टोरी है ये, इसमें मतलब कि बाइबल से ही जुड़ा हुआ है। और वाइज मैन हु ट्रेवल्ड फ्रॉम द ईस्ट टू विटनेस द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वाइज मैन होता है वो ट्रैवल करता है ईस्ट से ये बताने के लिए स्पेशल कि मतलब कि जीसस क्राइस्ट का जन्म का वो विटनेस है। एज डिस्क्राइब्ड इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द पोएम ड्रॉज ऑन दिस क्रिश्चियन नरेटिव बट प्रेजेंट्स इन अ मॉडर्न रिफ्लेक्टिव मैनर, ठीक है। फिर हमारा आता है 7th क्वेश्चन, फिर हमारे यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, कंसिडर मिसिस डलोवे एज अ टिपिकल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल। तो मिसिस डलोवे को प्रमुख स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के रूप में समझाइए, है ना, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक के हिसाब से। तो ये है मिसिस डलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ is a classic example of stream of conscious novel। मिसिस डलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ ये क्लासिक एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल का, अ टेक्निक दैट फोकसेस ऑन द कंटिन्यूअस फ्लॉस ऑफ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल लाइनर plot. Woolf presents the inner mental world of characters, especially Clarissa Dalloway and Septimus Warren Smith। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है हमारा 8th क्वेश्चन जो कि है, एक्सप्लेन हाउ ऑर्डन फ्यूजेस टू जनरल स्टायर्स एंड एलिजी टू क्रिएट अ पोएम द अननोन सिटीजन दैट रिफ्लेक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न कंडीशन। तो यहाँ पर सटायर एंड एलिजी का क्या मतलब है? सटायर मीन्स मजाक के थ्रू किसी सिस्टम की बुराई करना, है ना, और एलिजी का मतलब होता है किसी की मृत्यु पर लिखी गई कविता, राइट। तो ये द अननोन सिटीजन बाय W.H. Auden is a remarkable poem that blends the forms of satire and elegy to reflect the realities of modern life। The Unknown Citizen by W.H. Auden, ये जो अननोन सिटीजन है W.H. Auden द्वारा ये रिमार्केबल पोएम है दैट ब्लेंड्स द फॉर्म ऑफ सटायर and elegy to reflect the reality of modern life। Traditionally, an elegy mourns and honors the dead, but Auden transformed this form by presenting a man who is remembered only through official records and statistics। ठीक है, instead of emotional tribute, the poem offers a cold emotional tribute के बदले the poem offers a cold impersonal account of the citizen's life। तो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सब्जेक्ट कोड और एक न्यू टाइटल के साथ। और आप लोगों को अगर आज का सेशन समझ आया है ना, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन द्वारा मत भूलना।